वेलकम टू द चैनल पेपर टीचर। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सीटेट एग्जाम के लिए। यहाँ पर पेपर फर्स्ट एनालिसिस में हम ईवीएस के पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो है ईवीएस यानी कि पर्यावरण अध्ययन में आपको पीवाईक्यूज कराए जाएंगे। ये जो आपके पीवाईक्यूज होंगे वो आपके 16 फरवरी 2014 को जो क्वेश्चन हुआ है उससे रिलेटेड रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर पर्यावरण यानी कि एनवायरमेंटल स्टडीज ईवीएस के पोर्शन को। तो 2014 का ये आपका क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पर हम ईवीएस के पार्ट को स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होगा 61 नंबर से। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया गया है कि हाथी गंदले पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। फर्स्ट पॉइंट आ गया कि हाथी जो है गंदे पानी में खेलते हैं क्योंकि ये जो है उनके शरीर को ठंड देता है। सेकंड पॉइंट है यहाँ पर अधिकांश हाथी दिन में लगभग 10 घंटे आराम करते हैं और सोना पसंद करते हैं। तो अधिकतर हाथी जो है 10 घंटे आराम और सोना पसंद करते हैं दिन में। थर्ड पॉइंट यहाँ पे दिया गया है कि 3 महीने की हाथी के बच्चे जो होते हैं उनका वजन 200 किलोग्राम होता है। देन फोर्थ पॉइंट यहाँ पे है अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम पत्ते या झाड़ियां खा जाते हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पे कौन सा पॉइंट इसमें से सही है। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे सही हो जाता है कि वो गंदले पानी में खेलते हैं जिससे उनके शरीर को जो है ठंडक मिलती है। देन यहाँ पे सेकंड पॉइंट दिया गया है कि वो 10 घंटे आराम करते हैं। ये ऑप्शन जो है यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर कि 3 महीने के हाथी के जो बच्चे होते हैं उनका वजन 200 किलोग्राम होता है। ये करेक्ट हो जाता है। और लास्ट पॉइंट दिया गया है कि अधिकांश हाथी जो होते हैं वो एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम पत्ते खा जाते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है मधुबनी पेंटिंग से। तो मधुबनी चित्रकला के बारे में सही कथन आपको बताने हैं। फर्स्ट पॉइंट आ जाता है यहाँ पर कि इन चित्रों को बनाने में नील, हल्दी और फूलों के रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। ये पॉइंट यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। मधुबनी पेंटिंग जो है वो फेमस पेंटिंग होती है जिसमें हम नेचुरल कलर का जो है इस्तेमाल करते हैं। ये नेचुरल कलर जो है नील से बनाए जाते हैं, हल्दी से बनाए जाते हैं और कुछ जो है फूलों से भी बनाए जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे सेकंड पॉइंट है कि इन चित्रों में यानी कि मधुबनी पेंटिंग में जो है हम इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी और मछलियों आदि के जो है चित्र बनाते हैं। तो ये भी पॉइंट यहाँ पे करेक्ट हो जाता है कि मधुबनी पेंटिंग में इंसानों के, जानवरों के, पेड़ पौधे, फूल पत्ती, इन सब मछलियाँ, इन सारे चित्रों को दिखाया जाता है। सी पॉइंट इसमें शामिल हो जाता है कि यह एक लोक चित्रकला है जो बहुत पुरानी है और इसका नाम जो है मधुबनी नामक स्थान से जो है पड़ा है। तो ये भी करेक्ट ऑप्शन हो जाता है कि ये बहुत पुरानी चित्रकला है, बहुत फेमस चित्रकला है। इसका जो नाम है वो मधुबनी जो है स्थान के नाम पे ही पड़ा हुआ है। डी पॉइंट यहाँ पे आ जाता है कि ये राजस्थान की प्रसिद्ध जो है मधुबनी जो है राजस्थान का एक अति प्रसिद्ध जिला है। तो ये पॉइंट यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाता है। डी पॉइंट, मधुबनी जो है वो बिहार का जिला है। बिहार की जो है फेमस पेंटिंग है मधुबनी पेंटिंग। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है यहाँ पर कि ए, बी और सी पॉइंट करेक्ट हैं। यहाँ पे आपको बता दें कि मधुबनी जो पेंटिंग है वो मिथिला क्षेत्र, मिथिलांचल क्षेत्र में जो है जैसे बिहार के दरभंगा में जो है मधुबनी को बनाया जाता है। बहुत फेमस इसकी चित्रकला है और नेपाल के कुछ क्षेत्रों में भी ये चित्रकला फेमस है। तो यहाँ पे ये पॉइंट जो है करेक्ट हो जाता है कि ये मिथिलांचल क्षेत्र की जो है पेंटिंग है, फेमस पेंटिंग है जिसमें बिहार के दरभंगा क्षेत्र को इंक्लूड किया जाता है और नेपाल के कुछ क्षेत्र इसमें इंक्लूड होते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर साल पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर कि कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, वह पक्षी कौन सा है? तो वह पक्षी आप बताइए जो पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। वो जो पक्षी होता है वो हो जाता है कावा। कावे जो होते हैं वो सबसे ऊंची डाल पे ही अपना घोंसला बनाएंगे। सी पॉइंट करेक्ट है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है पोचमपल्ली से। पोचमपल्ली के बारे में भी आप जानते होंगे। पोचमपल्ली एक गांव है। यह गांव एक तरह से विशेष प्रकार से कपड़ों की बुनाई करता है और इस कपड़े की बुनाई के लिए यह प्रसिद्ध है पोचमपल्ली। इसे भी पोचमपल्ली कहा जाता है। तो इस जो है क्षेत्र को भी हम पोचमपल्ली के नाम से जानते हैं। तो यह गांव किस भाग से लिया गया है? ये जो गांव है पोचमपल्ली वो आप सभी जानते होंगे कि आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। पोचमपल्ली साड़ियाँ भी बहुत फेमस होती हैं। तो आप जानते होंगे फैब्रिक के मामले में पोचमपल्ली सबसे फेमस है। ये जो है तेलंगाना तेलंगाना का भाग हो गया है आज के दौर पर, लेकिन पहले ये आंध्र प्रदेश का भाग था पोचमपल्ली। तो आज के टाइम पे ये तेलंगाना का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे बहुत फेमस क्वेश्चन रेगिस्तानी ओक से। तो पेड़, पक्षी, इन सारे क्वेश्चन जो है इंक्लूड किए जाते हैं। ये सारे क्वेश्चन हमेशा जो है तो पेड़ों से यहाँ पे क्वेश्चन आया है
रेगिस्तानी ओक के बारे में यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, जिसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है कि ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है पेड़ और विशेष प्रकार का पेड़ होता है जिसकी जड़ें जो है वो टहनियों से लटकती रहती हैं। और इसके बाद सी पॉइंट है कि इसकी जो जड़ें होती हैं वो जमीन में गहराई तक जाती हैं जब तक कि इनमें पानी ना पहुंच जाए। डी पॉइंट है कि पानी के पेड़ के जो तने होते हैं वो पानी जमा होता है इसमें और स्थानीय लोगों को पाइप से जो है इसमें पानी निकाल लेते हैं। वो तने में जो है पाइप डालकर जो है पीने का पानी वो निकालते हैं। तो इसमें जो है कौन-कौन से पॉइंट करेक्ट हैं वो आपको बताना है। फर्स्ट पॉइंट करेक्ट हो जाता है कि ये ऑस्ट्रेलिया का पेड़ है, रेगिस्तानी ओक। उसके बाद बी पॉइंट आ जाता है कि यह विशेष प्रकार के पेड़ होते हैं जिसकी जड़ें जो हैं टहनियों से लटकती हैं। तो ये ऑप्शन जो है यहाँ पे गलत गलत हो जाता है। ये जो है वो बरगद के पेड़ की विशेषता है, तो इसलिए ये रेगिस्तानी ओक की विशेषता नहीं है यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर कि ये जो इसकी जो जड़ें होती हैं वो ज़मीन में, भूमि में जो है गहराई तक जाती हैं, जब तक कि उनको पानी नहीं मिल जाता है। तो ये पॉइंट भी करेक्ट हो जाता है। डी पॉइंट यहाँ पे करेक्ट हो जाता है कि इसके पेड़ के तने जो होते हैं वो पानी को इकट्ठा कर लेते हैं और स्थानीय लोग जो होते हैं वहाँ पर पाइप डालकर तने में पीने योग्य पानी जो है इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे ए, सी और डी ऑप्शन करेक्ट है, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट आ जाता है, तो आप देख सकते हैं कि ये सारे ही क्वेश्चन फैक्चुअल क्वेश्चन है। आबू धाबी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आबू धाबी के बारे में कौन सी बात जो है सही है। तो यह एक रेगिस्तानी इलाका है, करेक्ट हो जाता है ये। आबू धाबी जो है रेगिस्तान का ही इलाका माना जाता है। बी पॉइंट है यहाँ पर कि आबू धाबी में पानी पेट्रोल से महंगा बिकता है। तो यहाँ पे ये भी पॉइंट करेक्ट हो जाता है कि वहाँ पे पेट्रोल सस्ता है, पानी महंगा है आबू धाबी में। ये रेगिस्तान का इलाका है, पानी वहाँ पर महंगा है पेट्रोल की अपेक्षा। सी पॉइंट है यहाँ पर कि यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी मानी जाती है। ये भी पॉइंट करेक्ट हो जाता है कि आबू धाबी की स्थानीय भाषा को अरबी जो है मान्यता दी गई है। डी पॉइंट है यहाँ पर कि आबू धाबी की मुद्रा जो है वो रुपया को दिनार कहते हैं। तो ये पॉइंट यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाता है, इसलिए आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए, बी और सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, फेमस क्वेश्चन ये भी आ जाता है। कुछ जानवर जो है रात में जगते हैं, तो ये जो जानवर हैं वो हर चीज़ को किस रंग में देखते हैं? तो जो जानवर रात में जगते हैं वो बात याद रखिएगा कि हमेशा ब्लैक एंड व्हाइट में देखेंगे चीज़ों को। तो यहाँ पर काला और सफ़ेद, सी पॉइंट करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर, जिसमें आपको बताया गया है कि नीचे जो है फर्स्ट से 24 घंटे की घड़ी दिखाई जा रही है। तो चित्र नंबर 1 जो है वो आपको 24 घंटे की घड़ी दिखा रहा है और वहीं जो है चित्र 1 और 3 जो है, ये 2 जानवरों एक्स और वाई के सोने के समय को छायांकित भाग में दिखाते हैं। तो चित्र 1 और 3 जो है, वो यहाँ पर दर्शाता है कि जो है 2 जानवर हैं एक्स और वाई, वो कब सोते हैं, इस भाग को यहाँ पर छायांकित करके दिखाया गया है। तो ये देखिए यहाँ पर, ये जो है एक्स और वाई जानवर हैं, जिसमें छायांकित भाग इस तरह से दिखाया गया है। ये जानवर इतने टाइम तक सोता है और ये जानवर इतने टाइम तक सोता है। तो यहाँ पर जो है आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि एक्स और वाई के सोने के समय के बारे में कौन-सा सही कथन है? ये चित्र देख लीजिए यहाँ पर, चित्र नंबर 1 है, देन दूसरा है, फिर उसके बाद तीसरा है। इस तरह से आपको पॉइंट दिए गए हैं कि एक्स जो है 20 घंटे सोता है, जबकि वाई जो है यहाँ पर 18 घंटे सोता है। तो आप सबसे पहले ये देखिए यहाँ पर कि एक्स जो है वो कम सो रहा है, क्योंकि इसका छायांकित भाग जो है सिर्फ 2 तीलियों को ही दर्शाता है। वाई जो है यहाँ पर उसमें सिर्फ 3 तीलियाँ ऐसी हैं जो बाकी हैं छायांकित भाग से, तो यहाँ पर वाई हमेशा ज़्यादा सो रहा है। तो आप उसी ऑप्शन को देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में बताया गया कि एक्स जो है 20 घंटे सो रहा है, वाई 18 घंटे सो रहा है, तो ये गलत हो जाएगा, जबकि वाई ज़्यादा सो रहा है। फिर यहाँ पे एक्स की भाग ज़्यादा दी गई है, 28 घंटे सोता है, जबकि वाई 4 घंटे दिखाया जा रहा है, ये भी गलत है। एक्स यहाँ पे 4 घंटे सो रहा है और वाई जो है 18 घंटे सो रहा है। तो ये जो है ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप समझिए कि ये जो आपको चित्र दिया गया है, जिसमें दिखाया गया है कि ये पार्ट जो है 6 घंटे को दिखा रहा है और ये जो पार्ट है वो 12 घंटे को दिखा रहा है। इसका मतलब आप समझिए कि यहाँ पर 6 घंटे का गैप आ जाता है। ये जो गैप है वो 6 घंटे का है। इसका मतलब हो जाता है कि यहाँ पे 1 जो है वो 2 को शामिल करेगा, फिर 2 घंटे हैं, फिर ये 2 घंटे हैं, तो 6 घंटे हो गए टोटल यहाँ पे। एक पार्ट जो है वो 2 घंटे कंटेन कर रहा है। तो 2 घंटे ये हो गए, 2 घंटे ये हो गए, टोटल यहाँ पे हो गए 4 घंटे एक्स के। और यहाँ पे आप देखिए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 पार्ट हैं टोटल और 2 घंटे एक पार्ट कंटेन कर रहा है, तो यहाँ पे टोटल 18 घंटे हो गए। तो वाई का जो है टाइम 18 घंटे का है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मृत सागर के बारे में कहा जा रहा है।
मृत सागर के बारे में कौन-सा स्टेटमेंट सही है, वो आपसे पूछा जा रहा है। फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर कि ऐसा सागर जिसका पानी जो है ज़हरीला होता है। बी पॉइंट है यहाँ पर कि ऐसा सागर जो सभी महासागरों और सागरों से ज़्यादा नमकीन होता है, इसमें जो है आयोडीन की मात्रा ज़्यादा होती है। या फिर ऐसा सागर जिसमें ज्वार-भाटे बहुत तीव्रता की गति से आते हैं। ये डी पॉइंट है यहाँ पर जिसमें जहाज चलना खतरनाक होता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाता है मृत सागर के बारे में। जो बताया गया है कि इसमें जो है सभी महासागर और सागर जो होते हैं वो ज़्यादा नमकीन रहते हैं क्योंकि इसमें जो है आयोडीन की मात्रा अधिक होती है। तो यहाँ पे हम मृत सागर के बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। मृत सागर जो होते हैं वो तल से जो है वो 400 मीटर नीचे होते हैं और ये दुनिया की सबसे निचला बिंदु भी कहा जाता है इसको क्योंकि ये भूमि से जो है 400 मीटर गहराई में होते हैं। इसका जो घनत्व होता है वो सबसे अधिक माना जाता है, इसलिए इसमें कोई भी मछली या जीवित जंतु नहीं पाया जाता है। इसमें किसी भी तरह की मछलियाँ नहीं होती हैं। मृत सागर जो होते हैं इनकी प्रचुर मात्रा में खनिज पाए जाते हैं। तो मृत सागरों में खनिज जो है वो प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, मतलब कि सफिशिएंट मात्रा में पाए जाते हैं। साधारण जल की तुलना में ये 20 गुना ज़्यादा जो है इसमें ब्रोमीन होता है और 50 गुना ज़्यादा इसमें मैग्नीशियम होता है, 10 गुना ज़्यादा इसमें आयोडीन होता है। तो अब आप फ़र्क जो है इसमें समझ गए होंगे कि साधारण जल और मृत सागर के जल में क्या डिफ़रेंस है। यहाँ पे खनिजों की मात्रा प्रचुर मात्रा में रहती है, इनका घनत्व तो सबसे अधिक होता है, 400 मीटर निचले होते हैं ये, भूमि के अंदर होते हैं, इसमें किसी भी तरह का जीवित जो है जीव-जंतु नहीं पाया जाएगा, मछलियाँ नहीं पाई जाती हैं और ये जो है 20 गुना ज़्यादा ब्रोमीन इसमें पाया जाता है, 50 गुना ज़्यादा मैग्नीशियम इसमें उपस्थित होगा और आयोडीन की मात्रा इसमें 10 गुना ज़्यादा होती है। तो ये पॉइंट जो है कुछ फैक्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है 70 नंबर पे। कक्षा 3 है ये। तीसरी कक्षा में जो है विद्यार्थियों को भोजन पाठ पढ़ाया जाता है। अंजलि भोजन संबंधी आदतों में सांस्कृतिक एवं क्षेत्रीय विविधता का विशेष ध्यान देती है और यहाँ पर नीचे दिए गए अधिगम अवसरों में किसके द्वारा विद्यार्थियों को वांछित जानकारी दी जा सकती है। फर्स्ट पॉइंट है कि विभिन्न क्षेत्रों संस्कृतियों के भोजन को दर्शाने वाले चार्ट का उपयोग किया जाए और उसकी व्याख्या की जाए, या बी पॉइंट है यहाँ पर कि विभिन्न क्षेत्रों और संस्कृतियों के विद्यार्थियों से उनके घरों में खाए जाने वाले भोजन मंगाकर प्रदर्शित किया जाए और सहपाठियों को सूचनाओं का आदान-प्रदान कराया जाए। तो यहाँ पे अंजलि जो है 3rd क्लास के बच्चों को भोजन के बारे में बताती है कि कैसे भोजन में जो है क्षेत्र के अकॉर्डिंग जो है संस्कृति के अकॉर्डिंग विविधता पाई जाती है। तो आप जो है नॉर्थ में चले जाइए तो अलग तरह का फूड जो है प्रेफ़र किया जाता है। फिर उसके बाद वेस्ट में चले जाइए तो अलग तरह का फूड है और ईस्ट में चले जाइए तो अलग तरह का है, साउथ में चले जाइए तो अलग तरह का है। तो इस तरह से जो विविधताएँ हैं क्षेत्र के अकॉर्डिंग उसको दर्शाने का सबसे अच्छा तरीका हो जाता है कि आप बच्चों से कहें कि वो अपना लंच लेके आएँ और उसके अकॉर्डिंग आप बच्चों को खाना जो है प्रदर्शित कराएँ, मतलब खाना जो है उसके लंच पैक दिखाएँ और उसके बाद बच्चों से कहें कि उसमें जो है विचार-विमर्श करें, विचारों का आदान-प्रदान करें। तो ये जो डिस्कशन होगा उससे जो है बच्चे हर तरह का खाना देखेंगे और उसके बारे में विचार करेंगे। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्लास 5th के विद्यार्थियों को पर्यावरणीय चिंताओं के बारे में पढ़ाते समय प्रीति जो है प्रदूषण पर अधिक बल देती है। पर्यावरणीय चिंताओं में एक टॉपिक जो है वो प्रदूषण का पढ़ा रही हैं और उन्होंने जो है प्रदूषण पे ज़्यादा बल दिया है, ज़्यादा फ़ोर्स दिया है, तो वहाँ पे ज़्यादा कंसंट्रेट कराती हैं बच्चों को। तो वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, मतलब प्रदूषण के लिए जो है वो उद्देश्य प्राप्त करना चाहती हैं, तो कौन-सा जो है एक्टिविटी इसमें ज़्यादा प्रभावशील रहेगा? फर्स्ट है कि विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों का चार्ट दिखाएँ, सेकंड है कि शैक्षणिक भ्रमण पर लेके जाएँ बच्चों को और किसी प्रदूषित नदी को दिखाएँ, या फिर सी ऑप्शन है यहाँ पर कि विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से संबंधित समूह परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए कहें। तो यहाँ पे जो है समूह परियोजनाओं पर जब बच्चे कार्य करेंगे, तो वो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा क्योंकि इसमें जो है बच्चा प्रैक्टिकली इन्वॉल्व होगा। जब बच्चा प्रैक्टिकली यहाँ पर इन्वॉल्व होता है, तो वो अलग तरह का जो है ज्ञान इसमें सीखता है। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएँगे, जिसमें कहा गया है कि नेहा जो है कक्षा 5th के
ईवीएस विषय के नीचे दिए गए मूल्यांकन तकनीक का प्रयोग करती है। उसमें जो है हस्तसिद्ध क्रियाकलापों का मूल्यांकन करती है, गृह कार्य मूल्यांकन, परियोजना कार्य मूल्यांकन और मौखिक परीक्षाएँ। ये इस तरह से जो है वो मूल्यांकन करती है यहाँ पर। तो नीचे दी गई तकनीकी में से कौन-सा युग्ल जो है अधिक वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन दे सकता है? तो जब हम ऑब्जेक्टिव जो है इवैल्यूएशन कर रहे हैं, वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन कर रहे हैं, तो वहाँ पर बेस्ट ऑप्शन ऑप्शन हो जाता है हस्तसिद्ध क्रियाकलाप का मूल्यांकन करना और मौखिक परीक्षाओं का मूल्यांकन करना। तो फर्स्ट एंड फोर्थ आंसर यहाँ पे करेक्ट है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि ईवीएस के अच्छे गृह कार्य को मुख्यतः किस पर केंद्रित होना चाहिए? पुनरावृत्ति और प्रबलीकरण पर, या फिर मास्टरी लर्निंग पर, या फिर विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियां तथा उत्तेजना। तो यहाँ पर सी ये पॉइंट करेक्ट हो जाता है कि ईवीएस का जो गृह कार्य होना चाहिए वो हमेशा विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियां देने वाला होना चाहिए। तो बच्चों के सामने चैलेंज आना चाहिए और साथ ही साथ उनको क्यूरियोसिटी देना चाहिए। सी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि स्टानली जो है वो फोर्थ क्लास के विद्यार्थियों को विज्ञान केंद्र दिखाने के लिए शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाती है। नीचे दिया गया कौन सा जो है सामान्य निर्देश इस भ्रमण के लिए अप्रासंगिक होगा? तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन हो जाता है कि प्रदर्शन के समय अपनी शंकाओं के विषय में प्रश्न पूछना, ये तो सही है यहाँ पे। बी ऑप्शन है कि अपना दिन भर का पूरा बस्ता लेकर आना, तो ये यहाँ पर जो है गलत पॉइंट हो जाता है। यही हमसे अप्रासंगिक जो है पॉइंट यहाँ पे पूछा गया है। भ्रमण पर ले जाने के लिए बस्ते की जो है कोई ज़रूरत नहीं होगी। बिना मुझे सूचित किए कहीं जाना नहीं, ये इंस्ट्रक्शन तो सही है यहाँ पर। अपने साथ पेन और नोटपैड लेके आना, ये भी इंस्ट्रक्शन सही हो जाता है कि बच्चे जो नई चीज़ों को देखेंगे वो वहाँ पे नोट कर लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे जो है बी पॉइंट इनकरेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि प्राथमिक स्तर पर अच्छी ईवीएस पाठ्यचर्या में होना चाहिए, तो कौन सा पॉइंट उसमें इंक्लूड होना चाहिए? इसके लिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि पाठ के अंत में अधिक अभ्यास प्रश्न शामिल होने चाहिए, या फिर अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करने चाहिए। तो जहाँ पर भी हम बच्चे को अवसर प्रदान करते हैं, अपॉर्चुनिटी देते हैं, वो ऑप्शन हमेशा जो है सुटेबल होगा, फेवरेबल होगा। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा कि हम बच्चे को इतनी जो है सुविधा देंगे, इतना जो है एनवायरनमेंट देंगे कि वो अपने आस-पास के एनवायरनमेंट में जो है खोज कर सके, डिस्कवरी कर सके, जिस पे वो जो है थिंक करेगा, नई-नई नॉलेज को इकट्ठा करेगा, कलेक्ट करेगा। तो ये जो है बच्चे के लिए अच्छा माना जाता है। एक्सपीरियंशियल लर्निंग या कोलैबोरेटिव लर्निंग होता है, वो जो है बच्चे के लिए बहुत सूटेबल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पाठ्यपुस्तकों में कविताएँ तथा कहानियाँ शामिल की जाती हैं, इसका कारण क्या है? तो यहाँ पर हम बच्चे को साहित्यिक रुचि दिलाते हैं। तो साहित्यिक रुचि दिलाने के लिए बच्चे में अभी इतनी समझ नहीं होती है, ये पॉइंट यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाता है। या फिर विषय के अधिगम में आमोद-प्रमोद प्रदान करते हैं, तो ये पॉइंट भी यहाँ पे गलत हो जाता है। नेक्स्ट है कि मूल संकल्पनाओं के अधिगम में वृद्धि करते हैं। तो ये पॉइंट यहाँ पे करेक्ट हो जाता है कि बच्चे को जब हम कविता सिखाते हैं, कहानियाँ सिखाते हैं, तो वो एक दूसरे से रिलेट करती हैं, और इसमें जो है बच्चों को बेसिक सिखाया जाता है, जो बच्चों ने देखा हो अपने आसपास के एनवायरनमेंट में। इससे जो है उनकी मूल संकल्पनाएँ जो होती हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं बच्चे के, वो जो है क्लियर हो जाते हैं। उस इसकी वजह से जो है बच्चों की लर्निंग तीव्र होती है, उसमें वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि 4 भावी छात्रों से कक्षा 5 के विद्यार्थियों के लिए मूल विषय यात्रा का प्रस्तुतिकरण बनाने के लिए कहा गया। प्रत्येक में निम्नलिखित नीतियों में से किसी एक मुख्य रूप से केंद्रित किया गया है। तो यहाँ पर जो बच्चों को जो है यात्रा के विभिन्न साधनों तथा विधियों को दर्शाने वाले चार्ट तथा उपयोग उनकी व्याख्या करने के लिए कहा गया, या फिर उनसे कहा गया कि पाठ्यपुस्तक के विषय वस्तु का उपयोग द्वारा यात्रा की विभिन्न विधियों का व्याख्यान करें। सी ऑप्शन है कि विद्यार्थियों से यात्रा के विभिन्न साधनों के चित्र एकत्र करने के लिए कहे गए हैं, या फिर डी ऑप्शन आ जाता है कि विद्यार्थियों से यात्रा में उपयोग किए गए विभिन्न साधनों के अनुभव को वर्णन करने के लिए कहा गया है। तो जो भी साधन उन्होंने यात्रा में लगाए हैं उसके बारे में वर्णन करें, उसके बारे में अपने थॉट्स जो है प्रेजेंट करने हैं बच्चे को। तो ये यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है।
इसमें जो है हम देखते हैं कि बच्चा जो है क्या सोचता है, उसकी थिंकिंग क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर, क्लास 5 की बात की जा रही है कि ईवीएस की टेक्स्ट बुक में किसी पाठ में सोचिए और चर्चा कीजिए भाग में नीचे दिया गया है कि यदि आपके गांव में अथवा शहर में 1 सप्ताह तक पेट्रोल या डीजल ना हो तो क्या होगा? इस कथन का मुख्य जो है उद्देश्य क्या है? तो इस कथन का उद्देश्य हो जाता है यहाँ पर कि छात्रों को तेल के न्याय संगत उपयोग के बारे में संदेशशील बनाया जा रहा है। या डी बी ऑप्शन है यहाँ पर कि छात्रों को डीजल एवं पेट्रोल के स्रोतों के बारे में मूल्यांकन कराया जा रहा है। या सी ऑप्शन है यहाँ पर कि वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने हेतु कल्पना तथा सोचने विचारने की कुशलता को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है कि यहाँ पे जो डीजल और पेट्रोल की बात की गई है वो हमारे वास्तविक जीवन से, रियल लाइफ से कनेक्ट होती है, क्योंकि हम इसका जो है प्रयोग करते हैं अपने डेली लाइफ में आवागमन के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ करते हैं। तो इससे हम जो है स्टूडेंट में ये जो है एलिजिबिलिटी लाते हैं, इस चीज़ का विकास करते हैं यहाँ पर कि जो सोचने विचारने की उनकी कुशलता है, उनकी जो क्षमता है, उसको हम बढ़ावा दे सकें। कि अगर हमारे जीवन में या हमारे पास 5-6 दिन के लिए या हफ्ते भर के लिए जो है डीज़ल या पेट्रोल ना हो तो हम यातायात किस तरह से करेंगे? तो यहाँ पर बच्चे जो है अलग-अलग तरीके लाते हैं, अलग-अलग जो है वो मेथड्स बताएँगे कि हम इस तरह से यातायात कर सकते हैं। तो सी पॉइंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि ईवीएस अगर हम पढ़ा रहे हैं तो कक्षा में प्रश्नोत्तर तकनीकी का उपयोग सबसे अच्छा कब माना जाता है? तो कक्षा में सबसे अच्छा जो है प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग माना जाता है विद्यार्थियों को सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए। जब हम विद्यार्थियों में क्रियोसिटी को इंक्रीज करते हैं तब जो है प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई एक मुख्य उद्देश्य मानी जाती है, प्रमुख उद्देश्य मानी जाती है। तो ये जो पढ़ाई है ईवीएस की, वो कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थियों के विद्यालय से बाहर ले जाती है, उसको जो है दूसरी दुनिया से, मतलब बाहर की दुनिया से कनेक्ट करती है, रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस देती है बच्चों को। तो सी पॉइंट यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन सी नंबर पे आ जाता है, 81 नंबर पे आ जाता है, प्राथमिक स्तर पर वृक्षों के संरक्षण की संकल्पना के बारे में विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए नीचे दिया गया कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त नहीं है? फर्स्ट है यहाँ पर, अगर हम प्राथमिक स्तर पर बच्चों से कह रहे हैं कि वृक्षों का संरक्षण करें, मतलब उनको बचाएं, तो इसके लिए वृक्षों पर नारा लिखाना, मतलब स्लोगन राइटिंग कराना जो है अच्छा ऑप्शन हो जाएगा। इससे बच्चों में जागरूकता आएगी। नेक्स्ट है यहाँ पर कि प्रत्येक छात्र को एक वृक्ष को अपनाकर उसकी देखभाल करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, तो ये भी करेक्ट हो जाता है यहाँ पर कि हर एक बच्चे को आप जिम्मेदारी देंगे कि उसे एक पेड़ लगाना है और उसकी जो है रक्षा करनी है। सी पॉइंट आ जाता है कि बच्चों को लकड़ी के लट्ठों का भंडार दिखाना, तो ये पॉइंट जो है इससे हम बच्चों में वृक्षों का संरक्षण करने की जो है योग्यता को नहीं अपना पाएंगे। इससे बच्चा जो है भंडार लगाने के दिखाएंगे जब हम, तो उससे सीखेगा कि जो है कैसे भंडार बनाया गया है, या उसके कटाई के बारे में सोचेगा वृक्षों की। तो इससे जो है हमें बच्चे को बचाना है। तो सी पॉइंट यहाँ पे इनकरेक्ट है, इसलिए ये करेक्ट हो जाता है। और लास्ट पॉइंट है कि वृक्षों पर पोस्टर बनाने की प्रतियोगिता का आयोजन करना। जब आप किसी जो है क्रिएटिविटी में इन्वॉल्व करते हैं बच्चे को, स्लोगन लिखाते हैं या फिर उन्हें वृक्षों की देखभाल करने के लिए कहते हैं या पोस्टर बनवाते हैं, तब बच्चे जो है जानेंगे अलग-अलग मेथड्स को कि किसके द्वारा जो है वृक्षों का संरक्षण किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, ईवीएस की कक्षा में जल का पाठ पढ़ाते समय अंजलि ने अपनी कक्षा में जल के विभिन्न स्रोतों को समझाया और जल को संरक्षित करने के लिए व्यक्तिगत क्रियाकलापों में रोल प्ले आयोजित किया। बच्चों को भी वो यहाँ पे इन्वॉल्व कर रही हैं। इसका जो है उद्देश्य क्या हो जाता है उनका ये करने का? तो यहाँ पे सबसे उनका जो उद्देश्य है वो हो जाता है कि अधिगम का जो कार्य करा रही हैं, वो जो लर्निंग का प्रोसेस है जल के लिए जो है
उसमें जो है विद्यार्थियों को सक्रिय भागीदारिता को सुनिश्चित कर रही हैं। तो यहाँ पर रोल प्ले के द्वारा जो है बच्चे इन्वॉल्व होंगे। जब बच्चे इन्वॉल्व होंगे तो वो डायलॉग्स बोलेंगे। जब डायलॉग्स बोलेंगे तो उनको जो है जानकारी मिलती है कि कैसे जो है हम जल के बारे में, जल के स्रोतों के बारे में या जल का संरक्षण कैसे कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, अनेक तरह की चीज़ें उन्हें पता चलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पाठ्यचर्या में शुद्ध विज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान की संकल्पना को विकसित करने किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या हो जाता है? फर्स्ट है यहाँ पे उद्देश्य कि विद्यार्थियों को पर्यावरण की सांकल्यवादी ढंग से देखने योग्य बनाया जाए। तो यहाँ पर हम विद्यार्थियों को इस जो है काबिल बनाते हैं कि वो सांकल्यवादी ढंग से जो है पर्यावरण को देख सकें। तो यहाँ पर प्राथमिक स्तर पर ईवीएस जो है पढ़ाने का या फिर शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान पढ़ाने का जो उद्देश्य हो जाता है, वो विद्यार्थियों को सांकल्यवादी ढंग से देखने के योग्य बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है 84 नंबर पे, ईवीएस कक्षा में सामाजिक असमानताओं पर बल देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिक प्रभावी अधिगम होगा? तो अगर हम सामाजिक असमानताएं दिखा रहे हैं, मतलब वर्ग भेद दिखा रहे हैं बच्चों को, तो उसके लिए सबसे जो है प्रभावशाली अधिगम कौन-सा होगा? सबसे पहला है यहाँ पर कि संबंधित मामलों के लिए वीडियो फ़िल्म दिखाई जाए, विशिष्ट भ्रमण आयोजित किया जाए या फिर क्विज़ जो है प्रतियोगिता कराई जाए। या डी पॉइंट है यहाँ पर कि विद्यार्थियों को समूह परियोजना का भार अपने ऊपर लेने के लिए कहा जाए। तो यहाँ पर जब बच्चे पेयर में, अपने पेयर ग्रुप में डिस्कशन करते हैं, तो उसमें जो है कॉम्पिटिशन होगा। जब डिस्कशन करेंगे तो कॉम्पिटिशन होगा तो अलग-अलग तरह के वाद-विवाद करेंगे बच्चे। वाद-विवाद करेंगे तो उस चीज़ के बारे में वो गुण भी समझेंगे और उसके दोष भी समझेंगे। तो यहाँ पे डी पॉइंट जो है करेक्ट हो जाएगा कि सामाजिक असमानताओं के बारे में जो है पढ़ाने के लिए बच्चों को समूह परियोजना में इन्वॉल्व किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर कि पसंद और नापसंद के बारे में बताने के लिए एक छात्रा यहाँ पर कहती है कि मुझे और मेरी माँ दोनों को साग खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारे साग खाने की इच्छा होती है तो हम पास के होटल में जाकर लिंग हू फेन खाते हैं। यह छात्रा कहाँ की हो सकती है? तो ये जो छात्रा है वो बताती है, एक स्टेटमेंट देती है जिसके द्वारा वह बताती है कि मैं और मेरी माँ को जब भूख लगती है तब हम लोग साग खाते हैं, साग खाना हमें बहुत पसंद है और हम होटल में लिंग हू फेन जाकर खा लेते हैं। तो ये छात्रा जो है वो हांगकांग की हो सकती है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। तो लिंग हू फेन जो है वो सांप से बनने वाली एक फेमस डिश है हांगकांग की। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है ब्रेल लिपि के बारे में। तो ब्रेल लिपि के बारे में आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि इसमें से जो पॉइंट दिए गए हैं उसमें से आपको करेक्ट आंसर बताना है। फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर कि ब्रेल लिपि मोटे कागज पर लिखी जाती है उभरे हुए बिंदु बनाकर। सेकंड पॉइंट आ जाता है कि यह लिपि 8 बिंदुओं पर आधारित होती है। थर्ड पॉइंट है कि बिंदुओं की पंक्तियाँ किसी नुकीले औजार से बनाई जाती हैं। देन फोर्थ पॉइंट है यहाँ पर कि इसे उभरे बिंदुओं पर हाथ फेर कर पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर कौन सा जो है ऑप्शन करेक्ट हो जाता है इसके लिए? तो आप देखिएगा कि सेकंड ऑप्शन जो है यहाँ पर वो इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर 8 बिंदु नहीं 6 बिंदु जो है इन्वॉल्व होते हैं ब्रेल लिपि में। तो यहाँ पे फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हैं कि मोटे कागज पर लिखी जाती है उभरे बिंदु के रूप में। थर्ड ऑप्शन है कि इससे जो है नुकीले औजार से लिखा जाता है। और फोर्थ पॉइंट आ जाता है कि उभरे हुए बिंदु पर हाथ फेर कर पढ़ते हैं विजुअल इम्पेयर्ड के बच्चे इसको। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है इसके लिए। इसके बारे में कुछ रोचक तत्व हैं, उनको भी जान लेते हैं। तो ब्रेल लिपि का आविष्कार जो हुआ था वो 1821 में एक नेत्रहीन फ्रांसिस लेखक थे लुइस ब्रेल, इनके द्वारा किया गया था। 1881 में ये नेत्रहीन थे फ्रांसिस लेखक लुइस ब्रेल के द्वारा इसको किया गया। ब्रेल जो है वो उभरे हुए कागज पर लिखी जाती है
और इसके लिए जो अलग-अलग अक्षरों, संख्याओं, विराम चिन्हों को दर्शाते हैं। इसमें जो है 6 इस लिपि में 6 जो है बिंदुओं पर आधारित वर्ड लिखे जाते हैं और इस बिंदुओं की पंक्तियों जो है उसको स्टाइलस के द्वारा, नुकीले स्टाइलस के द्वारा, तो कौन-सा औजार है यहाँ पर? स्टाइलस औजार हो जाता है जिसके द्वारा इसे हम लिखते हैं। ये उभरे हुए अक्षर को दर्शाता है। इस लिपि में मात्र 6 बिंदु होते हैं। तो इस तरह से आपको कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट बताए गए ब्रेल लिपि के बारे में। 1821 में नेत्रहीन फ्रांसीस लेखक थे, लुइस ब्रेल के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। 6 इस लिपि में 6 बिंदु होते हैं और इसमें जो है अक्षरों, संख्याओं और विराम चिन्हों को दर्शाया जाता है और स्टाइलस के द्वारा इसको लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है यहाँ पर, जिन जानवरों के बाहरी कान और शरीर पर बाल होते हैं वो बच्चे देते हैं। या फिर बी ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है कि जिन जानवरों के बाहरी कान और शरीर पर बाल नहीं होते हैं वे अंडे देते हैं। सी पॉइंट आ जाता है कि जिन जानवरों के बाहरी कान और शरीर पर बाल नहीं होते हैं वे बच्चे देते हैं। या डी पॉइंट है यहाँ पर कि जिन जानवरों के बाहरी कान और शरीर पर बाल होते हैं वे अंडे देते हैं। तो आपको इसमें से बताना है कि कौन से जो है कथन यहाँ पे करेक्ट हैं। तो यहाँ पे सबसे करेक्ट आंसर जो होगा वो फर्स्ट ए और बी का होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही है और सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो ये यहाँ पे बताया गया है कि जिन जानवरों के बाहरी कान होते हैं और शरीर पर बाल होते हैं वे हमेशा बच्चे देंगे। तो इसमें आप अपने आसपास मौजूद एग्जाम्पल्स भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर, नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया कि जिन जानवरों के बाहरी कान नहीं होते हैं, शरीर पर बाल नहीं होते हैं, वो हमेशा अंडे देंगे। तो आप देख सकते हैं कई सारे पक्षी ऐसे होते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ए और बी वाला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मधुमक्खी पालन से। तो मधुमक्खी पालन के लिए आपको सही कथन चुनना है। फर्स्ट ऑप्शन आ जाता है मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय जनवरी से मार्च तक का होता है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे अक्टूबर से दिसंबर का समय जो होता है वो सबसे बेस्ट होता है मधुमक्खी पालन के लिए। तो ये ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट है। लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाता है कि लीची के जो फूल होते हैं उसमें जो है सबसे ज़्यादा लुभती हैं मधुमक्खियाँ। नेक्स्ट पार्ट आ जाता है इसमें, मधुमक्खी पालन और उसके द्वारा उत्पादित शहद का जो है भंडारण करने के लिए बक्सों की आवश्यकता होती है। तो ये ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर कि मधुमक्खियों के लिए मीठा घोल बनाने के लिए चीनी खरीदी जाती है। तो ये भी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। तो इस तरह से फर्स्ट यहाँ पे इनकरेक्ट है और सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ यहाँ पे करेक्ट हो जाते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अहमदाबाद, किसी छात्रा ने अपनी अहमदाबाद से लेकर नागरकोइल की यात्रा के बारे में अपनी डायरी में जानकारी दी है। तो इस तरह से उसने दिनांक, स्टेशन का नाम, पहुंचने का समय, स्टेशन छोड़ने का समय और गांधीधाम से दूरी जो है मेंशन की है। अहमदाबाद और नागरकोइल के बीच की बात है ये। इसमें से कौन सा कथन जो है सही है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आ जाता है कि अहमदाबाद से नागरकोइल की दूरी जो है वो 2748 किलोमीटर है, 2348 किलोमीटर है। या फिर इस दूरी पर रेलगाड़ी जो है वो 40 घंटे 55 मिनट में तय करती है। तो ये जो दूरी आपको दे रखी है यहाँ पर, उसमें जो है आप इससे दूरी निकाल सकते हैं, ये जो टाइम दिया गया है उससे टाइम निकाल सकते हैं। तो इसको सॉल्व करके फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे आप देखिए कि जो दूरी दे रखी है अहमदाबाद के बीच की वो 301 किलोमीटर है। नागरकोइल की दूरी दे रखी है 2649 किलोमीटर। इसमें से हम माइनस कर देंगे तो ये 2348 किलोमीटर आ जाएगा। उसके बाद 10 तारीख का जो समय दिया गया है वो 11:50 का समय दिया गया है। 12 तारीख का जो समय है वो 4:45 का समय है। इसमें जब हम निकालते हैं समय तो वो हो जाता है 40 घंटे 55 मिनट का समय। तो इसके लिए कुल औसत चाल निकालने के लिए यहाँ पे कुल दूरी बटे कुल समय हो जाएगा। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 57 घंटे हो जाएगा
निष्कर्ष हमारा। इसके लिए करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे केवल ए और बी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर, लास्ट क्वेश्चन है ये, नीचे दी गई कौन कौन सी जानकारी एक आरक्षित रेल टिकट में प्राप्त होती है। एक रिजर्व जो ट्रेन का टिकट होता है उसमें हमें कौन कौन सी जानकारी मिलती है, तो इसमें टिकट बुक करने की तिथि होती है, समय होता है, यात्रा शुरू करने की तिथि होती है और समय होता है। ये ऑप्शन तो करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर कि इसमें डिब्बे का नंबर, बर्थ का नाम और बर्थ का नंबर और किराया दिया होता है। ये भी ऑप्शन सही हो जाता है यहाँ पर कि डिब्बे का नंबर दिया होता है, डीओबी दी होती है और किराया दिया होता है। देन बी पॉइंट आ जाता है यहाँ, सी पॉइंट आ जाता है यहाँ पर कि यात्रा करने वाले का नाम दिया होता है, इसमें आयु और लिंग दिया होता है। ये भी सही है। नेक्स्ट है यहाँ पर कि ट्रेन का नंबर दिया होता है, नाम दिया होता है और वह स्टेशन जहाँ से ट्रेन पकड़ी जाती है और जहाँ पे ट्रेन जो है अंतिम स्टेशन होता है वो जो है नाम दिया होता है। तो यहाँ पे ए बी सी डी चारों ही ऑप्शन सही हो जाते हैं, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट है। इस तरह से आपको जो है यहाँ पे 30 क्वेश्चन कराया गया। थैंक यू एवरीवन।